अगर आप आज इलेक्शन से भागे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो आप पीटीआई के दावेदार बने हुए हैं और आपका पीटीआई से कोई तल्लक वास्ता भी नहीं है, कल आप अपनी जमातों में भी रहने के काबिल नहीं रहे। आज हम बहुत लीडिंग पोजीशन में थे कि अचानक सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया। तो मेरी जो है रिक्वेस्ट सिर्फ खान साहब से है कि खान साहब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको फॉलो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके नीचे ये जो लोग बैठे हुए हैं बेसिकली ये आपको नाकाम कर रहे हैं। ये लोग प्रॉब्लम जो बता रहे हैं कि नेट डाउन हुआ, ये सब 2 नंबर बातें हैं। लोगों ने जैसे भी जिस तरह भी फ़ोन करवाए हैं, जो भी किया है, बंद करवाया है, वो आपके सामने है। में ये आ रहा है कि इंसाफ पैनल वालों ने चौधरी फवाद साहब से और सेनेटर फैसल जावेद साहब से कांटेक्ट किया। फैसल जावेद साहब ने ये भी कहा कि जी इस रिजल्ट को यहीं फ्रीज कर दें, लेकिन फिर जब ज्यादा प्रेशर आया तो फिर इस इलेक्शन को कैंसिल करार दिया गया। हमने अपने पूरे 8 माह का जो जोश वलवला अपना टाइम है पीटीआई को दिया हुआ है, तो हम ये सिस्टम जो है ना हाईजैक होने को नहीं देंगे। और अगर आपने ये सिस्टम इम्प्रूव करना है तो वो इलेक्शन डे नहीं होता। अगर आपके पास आईटी टीम नहीं है तो आप 8 महीनों में क्या कर रहे थे। ओआईसी डॉक्टर अब्दुल्ला रियाज के साथ मेरी बातचीत चलती रही है। आखिरी टाइम पर उन्होंने मुझे बोला है कि मैं इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, आप कम्युनिकेट करें इकबाल फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ। उनके साथ मैं 2 दिन से पहले लगा हूँ कि आप अपने सिस्टम को चेक करें, हमें प्रॉब्लम ना हो। रात 12 बजे के बाद उन्होंने आखिरी मैसेज में किया कि मैं सोने जा रहा हूँ। गुड लक। ये मैं आपको जी अरफन कह रहा हूँ कि इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक वोट भी इधर उधर नहीं है। और इतनी बड़ी वोट जो हमारे साथ 200-250 वोट है, ये सारी की सारे जो है लोग ये इंतज़ार कर और 10-10 बार हम अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ नीचे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इंतहाई शर्मनाक है पीटीआई के लिए। ये फिर पीटीआई का वहाँ जो बैठी ओआईसी है ये उसका है, जो इलेक्शन करवा रहे हैं उनका है। मैं समझता हूँ कि इन वर्कर्स के साथ ज्यादती हो रही है। फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया में इतनी ज़्यादा मेंबर साजी हुई है, लेकिन वह रीजन वाइज बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। अभी तक जिन रीजन्स के इलेक्शन हुए हैं उसमें बेशुमार और बहुत बड़ी सतह की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। मक्का में बड़े लेवल पे धांधली की गई। हालिया इलेक्शन का हाल देखकर रोन आता है कि वो आईसी की क़ियादत इतना घटिया हरकत कर सकती है कि किसी को जताने और हराने में फरीक बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। ये कुछ लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। इन तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बात कर रही है, इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी की बात कर रही है, उसके जो ओवरसीज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो तनाज़ात का शिकार हो गए हैं। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रुपिंग हर पार्टी के अंदर होती है, मुखालफत होती है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, लेकिन इन इंतखाबात के अंदर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इन इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। डेनमार्क में जो इंतखाबात हुए ओवरसीज़ के वो कैंसिल कर दिए गए। सऊदी अरब के अंदर जो सिटी लेवल पे इंतखाबात हुए वहाँ पे शोर हो रहा है। फिर इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को यूरोप के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया है, उसके ऊपर बहुत शदीद एतराज़ात सामने आए हैं, क्योंकि 5 अगस्त को जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी और जो दुनिया के दीगर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो कश्मीरी भाइयों के साथ भारत के 5 अगस्त के ज़ालिमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ यकजहती के लिए मुज़ाहरे प्लान कर रहे हैं। उसी रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्रांस में और बाज़ दूसरे मकामात पर इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो एतराज़ात हो रहे हैं। और फिर सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, आखिर उसके अंदर या चाहे वो पाकिस्तान में हुए थे, आपके इल्म में है कि जिस पे एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। फिर जस्टिस वजी साहब की सरबराही में कमेटी बनी, फिर वजी साहब बाहर चले गए और वो एक बहुत बड़े सवालिया निशान बन गए कि ये इंतखाबात जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर क्या हुआ। तो ओवरसीज़ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान से बाहर ऐसे अफराद की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, इन्हीं ओवरसीज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट का हक दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इन्हें पार्लियामेंट में
लाने के लिए कानून साजी करना चाहती है, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है और ये इंतखाबात क्यों तनाज़ात का शिकार हैं। हमने कोशिश भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे उनका मौक़िफ़ जाने, जो लोगों की शिकायत हो रही हैं उसके ऊपर उनसे बात करें। 12 मैसेज दिए डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब को, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अवॉइड किया और उन्होंने कहा ये कि वो अभी इस मौजू के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते, हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो जब वो प्रोसेस हम ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ के ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए मौक़िफ़ देने के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सऊदी अरब से मोहतरम नूरुल हसन साहब, डेनमार्क से राजा गफूर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, फ्रांस से मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा अतीक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। तमाम लोगों से पूछते हैं कि ये ओवरसीज़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है उसमें हो क्या रहा है। राजा साहब, ये डेनमार्क में तो सबसे ज़्यादा शोर शराबा हुआ है, वहाँ हुआ क्या है? पैसों के इल्ज़ामात लगे हैं, ऑनलाइन सिस्टम बैठने के इल्ज़ामात लगे हैं, फिर ये जो ओवरसीज़ के जो इलेक्शन थे वो कैंसिल हो गए हैं, ये हुआ क्या है डेनमार्क में? हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब ये बहुत लंबी कहानी है। ये तकरीबन 2 ग्रुप्स यहाँ आए थे, एक का ग्रुप का नाम है इंसाफ पैनल, दूसरे ग्रुप का नाम है यूनाइटेड टाइगर्स। ये सारे आपस में साथी थे, उसमें कोई नए लोग नहीं थे, ये पुराने लोग थे। जो यूनाइटेड टाइगर्स वाले थे उन्होंने 1 साल तकरीबन 6 महीने पहले अपनी कैंपेन का आगाज़ किया। उन्होंने जेन्युइन तरीके से अपनी कैंपेन की, अपने वोटर सपोर्टर को जो है मोबिलाइज किया। वो मीडिया पर आते रहे, मीडिया पर गुफ्तगू भी करते थे। दूसरा जो इंसाफ पैनल था वो बहुत लेट आया, वो इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। वो जाते थे चाहे अगर ये जो आता है अपना आप उसका जो है बाइकाट कर दें। इसी तरह नॉर्वे का आपने आगे जिक्र किया, नॉर्वे के भी इलेक्शन जो है वो भी पोस्टपोन हो गए हैं जो होने थे नॉर्वे के। तो ये जब वोटिंग बन रही थी तो आपस में वोट्स बना रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हम इनको बता भी रहे थे कि यार थोड़ी सी एहतियात करें, मेंबर वो बनाएं जो आपके। तो नॉर्वे में इलेक्शन हुए नहीं है राजा साहब, या नॉर्वे में वहां पे भी झगड़ा हुआ और कैंसिल हुए? ये पोस्टपोन हो। इसी तरह रियाड़ साहब ने ये जो किया, वो जो ऑर्डर किया था उसी दिन कर दिया था जिस दिन जहाँ डेनमार्क के हुए थे, लेकिन वो चूंकि उनकी तारीख 2 दिन आगे थी तो उसके बाद उन्होंने अब कहा जी कि वो साथ ही अगर उसका देखें, नोटिस देखें तो नोटिस में नॉर्वे का भी जिक्र है कि इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो डेनमार्क में क्या हुआ इलेक्शन वाले दिन? इलेक्शन वाले दिन जब हम देखने गए एज ए मीडिया, हम इनको कवर करने गए और जाकर हमने देखा तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे कुछ गिला कर रहे थे जी हमारे वोट जा नहीं रहे। इंसाफ पैनल वाले कह रहे थे हमारे बहुत ज्यादा वोट हैं कि हमारे वोट जो है वो पोल नहीं हो रहे। हमने वहाँ लोगों से पूछा भी क्या मसला क्या है, लेकिन चूंकि मसला ये था यहाँ एक लाइका है, अब लाइका की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो गई है। लाइका मोबाइल का कार्ड था, इस तरह की चीज, वो लाइका मोबाइल के कार्ड डाले हुए थे। उस कार्ड की वजह से 2 नंबर थे, पहले एक नंबर था 0045 जो डेनमार्क का कोड है, और उसके बाद लोगों ने इतराज किया कि ये जी हमारे वोट्स नहीं जा रहे। फिर उन्होंने इंग्लैंड का नंबर दिया जिसका कोड है 00444। तो लोगों ने 0044 नहीं किया, 0055 पे करते रहे। लेकिन चूंकि वो लाइका के कार्ड थे, लाइका के कार्ड चलते नहीं थे और लोगों ने मेंबर, बस आपको पता है हाफिज साहब, लोगों ने मेंबर जो है वो खुद ही बनाए हुए थे। बहुत ज्यादा जो मेंबरशिप थी वो लोगों ने लोगों के कार्ड्स वगैरह ले लिए और खुद ही मेंबर बनाए और लाइका पे बैठ के खुद ही वोट जो पोल करने की कोशिश कर रहे। जेन्युइन वोट भी पोल हुए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन वोटिंग हुई है, यानी आप मोबाइल के थ्रू वोटिंग कर रहे थे? जी ऑनलाइन वोटिंग हुई है। ठीक है, आपके पास एक मैसेज आता है किसी का भी मेंबर बना दें, तो ऑनलाइन जो है वो हुई है। जो टाइगर्स वाले थे उनके कह रहे थे, शिकायत थी, जब सुबह में उठा तो मैंने कहा इस इलेक्शन को जो देखा तो इंसाफ पैनल वाले आगे जा रहे थे। ठीक है, चलें वो तो अब जो भी उसमें राजा साहब वो है। चले मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इसमें आगे क्या हुआ। नूरुल हसन, सऊदी अरब में क्या हुआ है? वहां पे भी एतराज हुए हैं, शोर शराबा हुआ है? जी सर, सऊदी अरब में भी ऐसा हुआ कि मेंबरशिप की जो आखिरी डेट थी, लास्ट डे, जो टाइमिंग थी वो ये थी कि सिस्टम ने बंद होना था रात 12 बजे, जबकि 12 बजे से पहले ही 2 घंटे सिस्टम को डाउन कर दिया गया और बताया ये गया कि सिस्टम बैठ गया है। तो वो जो आखिरी टाइम था, आखिरी टाइम में जो यहाँ पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई कारकुनान की जानब से कि अब्दुल्ला रियाड़ साहब ने जो है वो जानबूझ के जो है वो सिस्टम को बंद किया है, और उसका मकसद ये था कि अब्दुल्ला रियाड़ साहब जो है वो यहाँ सऊदी अरब के अंदर एक अपना मनपसंद ग्रुप है उसको जितवा रहे हैं और उसको जितवाने के लिए ये सारा यहाँ पे किया गया है। और इसी तरह 51 MC ऐसे हैं कि जिनकी पेमेंट का इशू था, पॉइंट नहीं पूरे थे, उस हवाले से भी जो है काफी यहाँ पे मसाइल क्रिएट हुए हैं। कहते हैं किसी एक अकाउंट से कहीं पता नहीं कोई बाहर के अकाउंट से पेमेंट हुई है उनकी, वो क्या मामला है? जी ऐसा है कि पीटीआई का जो लॉ है
जैसे फॉरेन फंडिंग केस ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पीटीआई की जो जमात है इसको कोई कंपनी जो है वो कोई भी मेंबर है वो किसी कंपनी के जरिए पेमेंट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ एक एमसी बनाने के लिए वो 2700 रियाल पार्टी को देना पड़ता है। जो पेमेंट हुई वो 52 कंपनियों के थ्रू हुई, कंपनियों के एटीएम कार्ड से और अकाउंट से हुई। इस वजह से उनको जो है रिटर्न किए गए पैसे पार्टी की जानब से और उनको दोबारा टाइम दिया गया कि 24 घंटे का टाइम है, आप लोग अपने एटीएम कार्ड से जो है वो पेमेंट करें। ठीक। तो अब उसके बाद जो अब ये जो इंतखाबात हुए तो फिर अब झगड़ा किस चीज का है? यानी जो मेंबर्स बनने का वाला झगड़ा हुआ कि आखिर में लोग मेंबर नहीं बन सके, जाली मेंबर बने हैं, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, तो मसला है क्या? सर असल मसला एक तो ये है कि मेंबरशिप जो है वो पूरी नहीं करने दी गई। इस वक्त सऊदी अरब में 330 एमसी जो हैं जिनकी पेमेंट पूरी हुई है, जो मुकम्मल एमसी बने हैं, जबकि सिस्टम के अंदर जो पैसे डाले गए थे वो 342 एमसी हैं। मतलब 12 एमसी का अभी डिफरेंट है जिनकी पूरी पेमेंट नहीं हुई, इसलिए उनको मेंबर नहीं डिक्लेयर किए गए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर 42 एमसी ऐसे हैं कि जिनके पॉइंट नहीं पूरे थे बकौल पार्टी कारकुनान के, कि उनके पॉइंट नहीं पूरे और उनको जो है वो लिस्ट में रजिस्टर कर लिया गया और उनका वोट कास्ट कर लिया गया है। यानी 42 जेली एमसी थे जिनके जरिए वोट कास्ट करवा के अब्दुल्ला रियाड़ ने अपने मनपसंद जो है वो लोगों को ये इल्जाम, हाँ ये इल्जाम अब्दुल्ला रियाड़ सर पे है। तो अब्दुल्ला रियाड़ साहब ने कोई इसका जवाब दिया वहाँ लोगों को कि कोई क्या है या वो राब्ते में नहीं है? जो शिकायत कुनिंदा है वो भी तो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, वो भी पीटीआई के हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला रियाड़ साहब का क्या मौकिफ है? सर जो शिकायत कुनिंदा है वो ये कह रहे हैं कि हम गुज़श्ता एक हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पे ईमेल डाल रहे हैं। जो शिकायत कमेटी है स्केट, उसके अंदर अब्दुल्ला रियाड़ साहब को, अवैस अंजम साहब को और फाइनेंस कमेटी और आईटी वालों को, जब हम अब्दुल्ला रियाड़ साहब से पूछते हैं तो वो ये बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है सिस्टम के अंदर, ये फाइनेंस कमेटी और आईटी वालों की जो है वो उसकी गफलत की वजह से आई है। आईटी वालों का जो सिस्टम सही नहीं था और फाइनेंस वालों ने वेरिफिकेशन ठीक से नहीं की, इस वजह से लिस्टों में भी फर्क आया, वोटर लिस्टें हमें दोबारा बनाना पड़ी। और ये जितने भी मसाइल हैं बकौल उनके कि अब्दुल्ला रियाड़ साहब ये कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से नहीं, फाइनेंस और आईटी वालों की वजह से। चलें, अब अतीक साहब आपने डेनमार्क की सूरत हाल भी जानी, सऊदी अरब की भी, फ्रांस में क्या मामला चल रहा है और ये जो इलेक्शन 5 अगस्त को रख लिए गए हैं इसके ऊपर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या कहते हैं? खुद पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं? जी तारिक भाई, 5 अगस्त के हवाले से परसों मैंने खुद अब्दुल्ला रियाड़ साहब को फोन किया, पीटीआई के कुछ दोस्तों ने मुझे उनका नंबर दिया, तो मैंने उनको बताया जी कि ये तो आप कश्मीर कास्ट को सबोताज की कोशिश है आपकी, कि आपको नहीं पता 5 अगस्त और कश्मीरियों के लिए कितना अहम दिन है कि आपने इलेक्शन। उन्होंने कहा जी हमारा इलेक्शन तो होता है डिजिटल, लोगों ने फोन से करना है। मैंने उनको बताया कि जनाब 5 अगस्त को लोग ये करेंगे कि दोस्तों को, पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उनको अपने घरों में, दफ्तर में, डेरू पे बुलाएंगे, वही खाना खाएंगे, वही बैठ के वो रात तक वोट कास्ट करेंगे। तो वो लोग मुजाहिरों में कैसे आएंगे? तो पीटीआई बड़ी जमात है तकरीबन यूरोप के हर मुल्क में, तो ये लोग मुजाहिरों में बड़ा भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं दोस्तों से बात करूंगा। वो मुझे कल पता है, कुछ दोस्तों ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन की डेट तो अनाउंस नहीं की, लेकिन जो मेंबरशिप की जो डेट थी वो आगे कर दी। इसका मतलब इलेक्शन भी शायद आगे हो जाए, क्योंकि अभी तक फ्रांस से कुछ इतने ज्यादा लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली। तारिक भाई, असल में बात यह है कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये जो पाकिस्तान में पार्टी का जो दफातर चलाते हैं लोग, ये उनकी तनख्वाहें इन पैसों से जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि जितना मुखलिस और मेहनती वर्कर पीटीआई का है, शायद ही किसी पार्टी का हो कि जितनी फीस ये सालाना अदा करते हैं। यूरोप की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी इतनी मेंबरशिप नहीं है सालाना। हालांकि वो लोग जो सालाना फीस देते हैं उनको ये इख्तियार होता है कि प्रेसिडेंट या एमएनए जिन लोगों ने भी इलेक्शन लड़ने हैं, वो जो पेड मेंबर हैं वही उनका फैसला करते हैं। यूरोप क्या ओवरसीज पूरे से करोड़ों रुपया हर साल इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसके बदले में वर्कर को स्वाय आपस में लड़ाई झगड़े और तकसीम के कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये लड़ाई झगड़ा सूट करता है अपना अतीक साहब, यहाँ जो ओवरसीज का जो चैप्टर चला रहे हैं उनको ये सूट करता है कि बाहर ग्रुपिंग हो, लोग एक दूसरे के कंपटीशन में आए, वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के मेंबरशिप मेंबर्स बनाएं, फंड्स ज्यादा जमा हो? आपके कहने का मकसद ये है? जी बिल्कुल यही बात है। बल्कि कई दफा तो ऐसा हुआ है, अगर किसी मुल्क में लोग 2 ग्रुपों या 3 ग्रुपों ने आपस में मिलकर कोशिश की है एक पैनल आया जाए, तो इन लोगों ने जो जाती लोगों से यहाँ पे ताल्लुकात हैं उनको कहते हैं कि इनको लड़ाओ, इनको इलेक्शन करवाओ, मेंबरशिप कम हो रही है, मेंबरशिप ज्यादा कराओ। और फिर सबसे बड़ी बेअसूली जो है पीटीआई में वो ये है
कि जो लोग जैसे राजा साहब ने कहा 4 महीने 6 महीने मेहनत करके हजारों यूरो लगा के मेंबरशिप करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्ट होके आते हैं, तो अचानक पाकिस्तान से एक फैसला आता है कि ये बंदा आपके ऊपर है। हाँ, वो कोई भी इनका एक तो इलेक्टेड बॉडी है, उसके अलावा कई ओहदे इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं कि जिनमें ये अपने लोगों को नवाजते हैं। उन लोगों से ये जो पाकिस्तान बैठे हैं वो अलहदा उनसे तोहफे वसूल करते हैं। और होता ये है कि वही MNA या जो लोग पहले अपोजिशन में थे यहाँ आते थे तो पार्टी के आगे पीछे फिरते थे, जब वो वजीर बन जाते हैं तो फ्रांस में आके जो थे अपना वजीर ममलकत दाखिला फरीदी साहब, तो उन्होंने पार्टी के लोगों से मिलने ही गवारा नहीं किया, एक मीटिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं निजी दौरे पे हूँ, और जो PTI के चंद लोग उनके जाती करीबी दोस्त थे उनके साथ रहे। यानी मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत, जितना पैसा, जितना वक्त और जितना खलूस PTI के वर्कर देते हैं, उनको उतना ही लूटा जा रहा है और उनको उतना ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, ना उनकी कोई सुनवाई। अतीक साहब, ये जो अब आपने ये कहा कि ये जो डिजिटल वोटिंग होती है, इसमें क्या फ्रॉड है? डिजिटल वोटिंग के अंदर क्या गड़बड़ है? आपका कोई दोस्त है, उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उसकी फीस भरी, अपने साथ 10 बंदे मिलाए और उनके पैसे भर दिए और उनके वोट आपने ले लिए और आप ओहदेदार बन गए, ऐसा मुमकिनात में तो शामिल है? बिल्कुल सर, पहली बात तो यह है कि मैं अगर आज PTI में शामिल होता हूँ, मैं 40-50 हज़ार यूरो मैं लगा सकता हूँ। हाँ, मेरा PTI से कोई ताल्लुक भी नहीं है, मेरे पास लोग हैं, तो मैं उनके वोट बना के कल प्रेसिडेंट बन सकता हूँ और मुझे कानूनी तौर पे कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने ये किया कि पहले की फीस थी 18 यूरो, इन्होंने इसकी 36 यूरो फीस कर दी। फिर टेन्योर था 2 साल का, इन्होंने साल कर दिया ताकि हर साल पैसे आए। शुरू में शायद ये भी कानून था कि जो बंदा कम से कम 1 या 2 साल मेंबर रहा हो सिर्फ वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब कानून बन गया कि आप कल आए, मेंबरशिप करें, आप बेशक कहीं जाए और PTI का इलेक्शन लड़ ले। लोग ये करते हैं कि कोऑर्डिनेटर इन्होंने एक बनाते हैं कि पहले ये था हर बंदा अलहदा करे, बड़ा मुश्किल था। अब वो एक जो कोऑर्डिनेटर है वो 30 से 40 वोट खुद बना सकता है लोगों के अपने एक कार्ड से पेमेंट करके इकट्ठी। तो सर असल मसला यह, यहाँ तो लोग जो पार्टी के वर्कर हैं वो तो शायद तब्दीली के लिए वोट देते हैं या कुछ बेहतर हो, लेकिन जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा बाहर से जब फंड पार्टी के लिए फंड जनरेट हो, वो तो अब कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, उनको बता। ठीक है साहबजादा अतीक साहब, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर इस टॉपिक को जो है वो कंक्लूड करते हैं और पूछते हैं कि इसमें असल में जो साइंस है ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो PTI के इलेक्शन की, वो है क्या, जरा लोगों को भी तो समझ में। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ इंतखाबात जो तनाज़ात का शिकार हुए हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा गफूर साहब डेनमार्क से, नूरुल हसन साहब सऊदी अरब से और साहबजादा अतीक फ्रांस से। राजा साहब, जो अतीक बात कर रहे हैं, मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा। डेनमार्क में भी यही सूरत हाल है कि अगर आप पैसे वाले हैं, अपने वोटर बनाएं और PTI के ओहदेदार बन जाएं, तो फिर पार्टी का वर्कर कहाँ गया? हाफिज साहब, मैं अतीक भाई की जो है बात को 100% जो है इंडोज करता हूं कि आप एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, बल्कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है पूरी दुनिया में कि PTI के इलेक्शन हो रहे हैं, पैसे के जोर पे हो रहे हैं। जिसका पैसा आखिरी दिन मेंबर बनता है जब डेट जो खत्म होती है। मैं थोड़ी सी पहले बात करूं, डॉक्टर रियाड साहब का बहुत जिक्र आ रहा है। मेरी भी डॉक्टर रियाड साहब से 2 दफा बात हुई मेरी, उसके बाद जो है वो चलती रही, बातचीत भी चलती रही व्हाट्सएप पे। उनसे जब मैंने आखिरी कहा तो उन्होंने कहा जी अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब जो इलेक्शन कमीशन है, मैं बड़ा हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ कोई जा ही नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन का कोई नाम ही नहीं रहा। जब इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों ने इलेक्शन कराए वो कितने सारे जो खेल में, बाकी मेंबर बने हैं मुस्लिम लीग काफ के, मेंबर बने हैं मुस्लिम लीग नवाज के, मेंबर बने हैं जमात इस्लामी के, मेंबर बने हैं जमात अपना मिनाजुल कुरान के, मेंबर बने हैं हर जमात के। कोई भी जमात जो नए डेनमार्क में मौजूद है, मैं यहाँ की बात करूंगा, सबके मेंबर बने हैं। जितनी यहाँ सोशल सोसाइटीज है सबके मेंबर। इन पार्टियों के जो अफराद हैं वो PTI के मेंबर बन गए वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए, बस दोस्ती में कोई नाराज ना हो जाए। यहाँ लोग आप ये कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, राय साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके सोर्सेज हैं कि इमरान साहब तक जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, आप मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं और इतनी बड़ी करप्शन, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, हर आदमी के सामने हर आदमी इस पर अल्फन दे सकता है। तो ये तब्दीली है, वोट्स बने हैं, बेचारे जो जेन्युइन वर्कर है, जेन्युइन जो PTI के टाइगर्स हैं, इमरान खान साहब के फॉलोअर है, इमरान खान साहब के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। अब उन पर जो है वो ये सारे इल्जामात आ रहे हैं कि आप लोग जेन्युइन लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए, आप दूसरी जमातों के पास क्यों गए। जब जो सदूर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने हाफिज साहब रब्ता किया कल उनसे कि आप मुझे एक वीडियो क्लिप दें
और अपना जो आप सही बात है आप लोगों के सामने रखें, हम आपकी बात मीडिया तक ले जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हम कामयाब हुए। तो दोनों तरफ से हमें वीडियो क्लिप बनाकर नहीं दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन का ये सारा कसूर है। 3 लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में आए थे और तीनों अब गायब है, वो सीन में है ही नहीं है। ठीक, नूरुल हसन साहब, जिस तरह पाकिस्तान में आरटीएस बैठ गया था वैसे ही सऊदी अरब में भी हुआ, उधर भी सिस्टम ऐसे ही बैठा है। सर यही सूरत हाल है। अब आप खुद देख लें कि जो पार्टी दावा कर रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, तो उनका आरटीएस बैठ गया एक अपनी पार्टी के इलेक्शन में, तो हुकूमती इलेक्शन में क्या होगा। तो बाकी यही सूरत हाल सर सऊदी अरब की है कि पिछले साल जो पार्टी बनी थी उस वक्त 35 एमसी थे, जबकि इस साल जो है वो 330 एमसी बने। जिस बंदे ने 35 एमसी बना के सदर बना था गुज़श्ता साल, उसी बंदे को ये टास्क दिया गया था जो साबका सदर अकील अराई है कि आप सऊदी अरब में ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप करें, और वो अब्दुल्ला रियाड़ साहब के करीबी साथी हैं। उन्होंने सऊदी अरब के अंदर ये जो मामला हुए हैं या मेंबरशिप के हवाले से हो या फाइनेंस के हवाले से हो या लिस्टें जो तैयार हुई हैं, और खास बात जो मेरे बाकी दोनों साथियों ने की कि सऊदी अरब के अंदर भी यही हालात हैं कि ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी जो है वो सिर्फ वोट के लिए मेंबर बनाया गया है, और नून लीग वाले कुछ ऐसे लोग हैं। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये मैं चूंकि आप लोगों से जानना भी चाह रहा था, मैं तीनों लोगों से ये एक बात है कि फीस भरें, तहरीक इंसाफ के मेंबर बनाएं, अपने साथ 40-50 लोग 60 लोग बनाएं, उन्हीं मेंबर्स की बुनियाद पे आप जो है वो इलेक्शन जीत जाएं, चाहे आप जो हैं वो 2 दिन पहले पार्टी के अंदर आए हों या आपका ताल्लुक किसी पार्टी से। ऐसा ही है अतीक साहब, राजा साहब और नूरुल हसन साहब? बिल्कुल ऐसा है जी कि कट डेट से पहले ये सारी चीजें मुमकिन है। ठीक, तो बस अब ये सारी सूरत हाल। साहब मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ। हाफिज साहब, आपकी कितनी दिलचस्प बात है, काफ लीग वाले सदर को मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नून लीग वाले सदर को मेंबर बनाने की कोशिश करें, चले वर्कर को बनाए तो अलग बात है। चले वो तो उनकी पार्टी में आते हैं राजा साहब, तो कौन सी कोई अर्ज की बात है? कोई बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, तब्दीली इसी को कहते हैं। जी अतीक साहब। सर पूरे ओवर में रियाड़ साहब ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, अपना अमर कियानी साहब ने अपने लोग उनको वो करते रहते हैं, और जो न्याजी साहब है मेरा ख्याल इमरान खान साहब के कदम सैफुल्लाह न्याजी साहब, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है पार्टी, और उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है और ये लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आपस में लड़ाते रहते हैं। अच्छा चले जी, बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हमने आपके सामने रखी, और मकसद ये था कि जो सिचुएशन है उसको ख़ुद भी हम जान सके, और इमरान खान साहब के सामने भी ये सारी सूरत हाल के ओवरसीज़ के जो इंतखाबात हैं पीटीआई के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें हो क्या रहा है, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोई लोगों का एतराज़ हो, उनकी अपनी रिजर्वेशन हो, तो प्लेटफॉर्म हाजिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ के अहदेदार हैं कि वो आएँ, आके अगर वो कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, इस हवाले से कोई बात करना चाहते हैं। लेकिन जो अब तक हमारी फाइंडिंग है वो ये है कि ऑनलाइन सिस्टम में ख़राबी, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जो नए मेंबर्स बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर लोगों को एतराज़ है, फिर यहाँ से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है चाहे वो फेडरल मिनिस्टर्स हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हों, उसके ऊपर एतराज़ है। तो ये सारे एतराज़ात हैं जिसकी वजह से ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो एक तनाज़े का शिकार हैं, और ये जो बाकी और ममालिक में ये इलेक्शन होंगे वहाँ पे भी इसी किस्म की बातें होंगी। तो लिहाजा यही वो वक्त है जब इन शिकायत को दूर किया जाए और इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर ये जो डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं उसमें क्या पोजीशन है, कितनी ख़तरनाक होंगे आने वाले दिन। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की सूरत हाल और जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, किस तरीके से जो पुराने वेरिएंट हैं उनसे क्या मुख्तलिफ है, जो आने वाले दिन हैं उसके हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिर डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन के लिए ये ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये है क्या, और ये जो पिछले जो कोरोना वायरस थी या जो दूसरे वेरिएंट थे उससे किस कदर मुख्तलिफ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। दरअसल ये शुरू हुआ था सिलसिला जैसे आप जानते हैं चाइना से 1.5-2 साल पहले, और पहले जो चाइनीज़ वायरस आया उसके बाद फिर एक
अल्फा वेरिएंट आया बरतानिया से, फिर बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से, फिर गामा वेरिएंट ब्राज़ील से, और फिर डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया से, भारत से, और फिर डेल्टा प्लस भी भारत से। तो हो ये रहा है कि ये जब जिस्म के अंदर जाता है तो खलियों के अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है और करोड़ों कॉपियां बनती हैं इस वायरस की, तो वो जो फोटोकॉपिंग मशीन एक समझे एक किस्म की नेचुरल लगी हुई है, एक एंजाइम होती है पॉलीमरेज जो कि इसकी कॉपियां बनाती है, तो उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं उन कॉपीज बनाने में और नए नए वेरिएंट्स पैदा हो जाते हैं। और जो खतरनाक किस्म के वेरिएंट जिनमें ज़्यादा तेज़ फैलाव होता है वो ज़्यादा फिर छा जाते हैं जब बाहर निकलते हैं और पुराने वेरिएंट्स को दबा देते हैं। और यही होता रहा है शुरू से कि नई नई जो वेरिएंट्स आए हैं उनमें कुछ बहुत से ऐसे वेरिएंट्स थे जो कमज़ोर थे और नहीं फैले और ख़त्म हो गए, और जो लेकिन जो ज़्यादा मौलिक थे, ज़्यादा फैलने की उनमें काबिलियत थी, वो फैले। और फैलने की काबिलियत कई वजूहात की बुनियाद पर होती है कि एक तो वो आपके खलियों से जो बाइंडिंग करते हैं, जो बनते हैं रिसेप्टर्स होते हैं कुछ खलियों में, वो कितनी मजबूती से बन रहे हैं, और फिर अंदर जाके कितनी तेज़ी से वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, और फिर बाहर आके कितने आसानी से वो फैल रहे हैं। कई वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये फैलते हैं। तो ये जो गामा वायरस है ये इंडिया में पाया गया था 2 महीने पहले। आपने देखा दिल्ली के अंदर क्या क़यामत का समा हो गया था, और उसके बाद फिर ये और भी ममालिक में फैला है। अमेरिका में भी ये पाया जा रहा है, बरतानिया में पाया जा रहा है, ख़ास तौर पे बांग्लादेश और इंडोनेशिया में तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। और ये जो है ये इसकी खुसूसियत ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, कहीं ज़्यादा तेज़ी से, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है ओरिजिनल चाइनीज़ वेरिएंट के मुकाबले में। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो ये डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट का शिकार हो गया है? कोई सांस का मसला होता है, बुखार होता है, क्या चीज़ है, सिम्टम्स क्या है जैसे जिसमें अगर आप को ये हो तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? एक आम आदमी को बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि उसको ये डेल्टा वेरिएंट है या बीटा है या गामा है, कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि सिम्टम्स सब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इन सब जितने वेरिएंट्स आए हैं उनमें उसी तरीके से बुखार होता है, उसी तरीके से दर्द होता है, उसी तरीके से सांस में रुकावट होती है, और टेस्ट का जो लॉस होता है, स्मेल का जो लॉस होता है कि आप टेस्ट नहीं कर सकते, वो सिम्टम्स सारे मिलते जुलते हैं। तो वो पता नहीं चल सकता वो जब तक कि आप जेनेटिक एनालिसिस ना करें, जो कि कुछ लेबोरेटरीज हैं। कराची यूनिवर्सिटी में हमारी जो लैब है, अब हमें पता चला है कि अब जो कराची में अक्सर जो 50% से ज़्यादा जो इस वक्त वेरिएंट मौजूद है जिसकी वजह से कोरोना हो रहा है, 50% से ज़्यादा वो डेल्टा वेरिएंट है। और दूसरे शहरों में भी मेरा अंदाज़ा है कि सिचुएशन यही होगी कि डेल्टा वेरिएंट अब छाता जा रहा है। आज से 2 हफ्ते पहले सिर्फ 5% था, अब 50% जो है, जो जिन केसेस में कोरोना हुआ है उनमें 50% से ज़्यादा जो है डेल्टा वेरिएंट है। और ये जो है अभी अगले 2-3 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि अगर हमने कंट्रोल न किया तो ये जो है ये 90 और 95% तक पहुंच जाएगा कि बाकी वेरिएंट्स को दबा के ये छा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा मरकज़ है या सबसे ज़्यादा फैलाव है वो कराची के अंदर है। जी, ये कह सकते हैं कि कराची में तो मौजूद है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बाकी जगहों पे यकीनन मौजूद है, लेकिन अभी तक एनालिसिस नहीं किया गया कि वहाँ पे कितना ज़्यादा है या कम है कराची के बाद। तो ये नहीं कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब कराची में तो अब ज़्यादातर जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है, और दूसरी जगहों पे भी ख्याल ये किया जाता है कि वहाँ भी काफ़ी हद तक ये फैल चुका होगा, लेकिन किस हद तक फैला है ये कबल वक्त होगा कहना कुछ। डॉक्टर साहब, ये अब जिन लोगों ने वैक्सीन करवा ली है, दोनों डोजेज हो चुकी हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं, उनके ऊपर ये डेल्टा वेरिएंट की जो स्टडी है वो क्या कहती है, वो कितना हार्मफुल है उनके लिए, कि खुदा न खास्ता जो जिस तरह पहले था कि अगर वायरस अटैक करता था तो वो मौत की तरफ जाने वाला मामला था, इसमें वो परसेंटेज कितनी कम हुई है, क्या सिचुएशन है उन लोगों की जो वैक्सीनेटेड हैं और जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो वैक्सीनेटेड हैं, चाहे किसी किस्म की वैक्सीन भी लगी हो, चाहे वो चाइनीज़ वैक्सीन हो या दूसरी वैक्सीन हो, वो खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन होती हैं, और ये जितने वेरिएंट्स हैं इन सब के खिलाफ एक हद तक आपको प्रोटेक्ट करती हैं। शदीद बीमारी से तो सबको प्रोटेक्ट करेंगी, यानी हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात से तो सबको प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन माइल्ड अटैक से उसमें वेरिएशन मिलेगा कि 30% से 50% या 60% पेशेंट्स में माइल्ड अटैक होगा, कुछ में होगा ही नहीं। तो ये लेकिन
फ़ायदा ये है कि आप कोई सी भी वैक्सीन लगवा लें जो भी मिल रही है इस वक्त, आपको शदीद बीमारी से ये डेल्टा वेरिएंट की से भी बचाव करेगी और दूसरे वेरिएंट से भी बचाव करेगी। तो ये बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि हम ये वाली वैक्सीन लगवाएं या वो वाली, जो भी मिल रही है आप फौरी तौर पे लगवाएं और प्रोटेक्शन अपने आप को करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो हमारे जो फिगर्स हैं वो लगभग 2 करोड़ अफराद हमारे वैक्सीन लगवा चुके हैं। 21 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से शायद मैं गलत हूँ, 14-15 करोड़ लोगों को तो लगनी है वैक्सीन। ये जो गैप है उस गैप को सामने रखें और ये जो कोरोना का जो फैलाव है उसको सामने रखें, तो आगे आने वाले जो दिन हैं वो कितने ख़तरनाक लगते हैं आपको? अगले 2-3-4 हफ्ते तो निहायत खतरनाक है, क्योंकि ये अभी क्योंकि तेजी से फैल रहा है और सामने बकरीद आ रही है और लोग मेल मिलाव करेंगे, तो हमें बहुत एहतियात करनी है। और अगर ये 4 हफ्ते हमने आसानी से गुजार लिए और कंट्रोल से गुजार लिए तो फिर ये दोबारा दब जाएगा और फिर अगली वेव का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो 5वीं वेव होगी और फिर 6ठी और 7वीं वेव, ये बराबर आती रहेंगी और आपको इनसे निपटना पड़ेगा जब तक कि आपकी पॉपुलेशन के बेशतर हिस्सा 80% आबादी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो जाती वैक्सीनेशन से, जब तक आपको कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप SOPs को सख्ती से फॉलो करें। डॉक्टर साहब, ये जब वैक्सीन लगवाई है, जैसे किसी भी शख्स ने वैक्सीन लगाई है, तो उसका जो ड्यूरेशन है कितने अरसे तक वो इफेक्टिव रहेगी, उस पर कोई स्टडी आई है कि जी 6 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, 8 महीने बाद पड़ेगी, या आप जो अपना एंटीबॉडी टेस्ट हैं वो करवाएं और जब आपको वहाँ पे कोई कमी नज़र आए तो फिर आप एक बूस्टर लगवाएं? इस हवाले से क्या सूरत हाल है? ये जो है इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है जो सवाल आपने किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटा ही नहीं है। नया वायरस है, पहली दफा दुनिया में एक्सपीरियंस हो रहा है। अंदाजा ये है कि 8 से 12 महीने तक आपको प्रोटेक्शन रहेगी, लेकिन एडवाइजेबल ये होगा कि आप 6 महीने या 8 महीने बाद आप अपने एंटीबॉडी टेस्ट देख लें, करा लें और देखें कि आपको बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात ये कि जो एक अमूमी ख्याल ये है कि हुकूमत अचानक से कहना शुरू कर देती है कि जी बड़ी कम हो गई हैं चीज़ें, और फिर एकदम से जब कभी त्यौहार आने लगते हैं, यानी रमज़ान करीब आया, ईद करीब आने लगी, अब जैसे बकरा ईद करीब आने लगी, तो उस वक्त शोर मचता है कि बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। तो अमूमी तासुर यह है कि गवर्नमेंट जानबूझ के ये पैनिक फैलाती है, एक्चुअल पोजीशन इतनी वर्स्ट नहीं होती जितना पैनिक फैलाया जा रहा होता है। इसमें कोई सदाकत है? जी बिल्कुल सदाकत नहीं है। हुकूमत रोजाना का डेटा आपको दे रही है, एग्जैक्ट डेटा आपके पास आ रहा है कि कितना फैल रहा है, किन किन इलाकों में फैल रहा है। रोजाना की बुनियाद पे 5, 6, 7 हज़ार मकामात को मुल्क में लॉकडाउन किया जा रहा है, रोजाना के बुनियाद पर मकामात को खोला जा रहा है, तो डेटा तो एक्यूरेट है। और ये वेव्स जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं आ रही, दुनिया भर में यही सूरत हाल हो रही है कि एक के बाद दूसरी वेव और तीसरी वेव और चौथी वेव बराबर इसी तरह आ रही है। तो ये कोई यूनिक बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हुकूमत तो आपको एक्चुअल फैक्ट्स बता रही है। ये जरूर है कि आपकी जो वेव्स आई हैं पिछली ईद और जो बकरा ईद, उस वक्त ये बढ़ना शुरू हुआ था, तो ये लेकिन ये कोइंसिडेंटल है। लेकिन जब ये आता है, ईद और बकरा ईद आती हैं, तो सबसे ज्यादा एहतियात इसी जमाने में करनी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मौका फैलने का इसी जमाने में होता है, तो हमें लाजमी तौर पे एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम आम आदमियों को कहते हैं कि जी आप ये एहतियात करें, डिस्टेंस पे रहें, ये चीज़ें करें, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ हैं बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, बड़ी तकरीबात कर रही हैं, इनाग्रेशन हो रहे हैं, मास मूवमेंट हो रही है, तो फिर लोगों पे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस सूरत हाल के अंदर कि यार हमें मना कर रहे हैं कि आप दुकान भी ना खोलें, और दूसरी तरफ जो सियासी दुकान है वो इतनी तेज़ी के साथ चल रही है? आपने बिल्कुल सही फरमाया, और इसमें हमें बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन पार्टीज हो। जलसे जुलूसों पर जब तक ये फैलने का खतरा है, सख्ती से पाबंदी लगा देनी चाहिए। कानून के तहत जो दफा लगती है वो दफा लगा देनी चाहिए, 144 के लोग जमा ना हो, और जब तक ये कंट्रोल में नहीं आ जाता। अगले 4 हफ्ते जो है बड़े सख्त हैं हमारे लिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह हर तरीके से, चाहे वो शादी हॉल्स हो, चाहे वो इंडोर डाइनिंग हो, चाहे और जलसे जुलूसों पे, सब पर सख्ती से पाबंदी लगानी चाहिए, उस पर अमल कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तालीमी इदारे खुल रहे हैं अब बहुत सारे, कहीं जुलाई में कहीं अगस्त के अंदर, इस पे भी आपकी रिकमेंडेशन ये है कि इसको अब 4 हफ्ते के लिए मौखर करना चाहिए? जी, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये ईद के बाद जो डेटा होगा उसको देखकर फिर हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा कि किस अंदाज से और किस रफ्तार से ये फैल रहा है।
और हो सकता है कि तालीमी इदारों को आपको आगे कुछ अरसे तक और बंद रखना पड़े, और ट्रैवल के ऊपर भी जो बैनुल सूबाई ट्रैवल है और जो शहरों के अंदर ट्रैवल है उसके अंदर भी SOPs को सख्ती से लागू करना पड़े, और हवाई जहाज के अंदर भी वही जो पुराने SOPs थी कि एक सीट खाली और एक सीट भरी हुई, वो सब आपको शायद इस तरह के SOPs को दोबारा लगाना पड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।